दिन में तुम मुझसे पैसे मांग रही थी। हाँ, अब बताइए कितने चाहिए। सेठ जी, मेरे अब्बू की तबीयत खराब थी, इसलिए पैसों की जरूरत थी। आप दिन में पैसे क्यों नहीं दे सकते थे? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रात में तुम्हें दोगुने पैसे मिलेंगे। दिन में तुम 7,000 मांग रही थी, है ना? अब लो 15,000। लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं है। ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा, समझी? सेठ जी, जो बात करनी है जल्दी कीजिए। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? लोग कहेंगे कि रात में ये लड़की सेठ जी के साथ अकेले कहाँ जा रही है। बहुत बातें हो गई, अब कुछ और करते हैं। पूजा, इतनी रात को आप यहां क्या कर रहे हैं? सेठ जी, घर जाइए, ठंड बढ़ रही है, आपको बुखार हो जाएगा। बेटी, इन बड़े लोगों से दूर रहना। ये हमारे जैसे लोगों के साथ गलत कर जाते हैं और हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। पिता की बात मानकर आदित्य अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर लौटकर परिवार के बिजनेस में लग जाता है। वो भट्टे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन भट्टे पर टहलते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो मिट्टी में पानी डालकर फावड़े से उसे उलट पलट रही थी और पैरों से मसल रही थी। पसीना उसके शरीर से बह रहा था, फिर भी वो पूरी लगन से काम में जुटी थी। आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था और हाथ पैर मिट्टी से सने थे। वो कोई और नहीं, पूजा थी। जैसे ही पूजा की नजर सेठ जी के बेटे आदित्य प्रमोद तिवारी पर पड़ती है, वो मिट्टी से बाहर निकलती है, पास रखा दुपट्टा उठाकर सिर पर ओढ़ लेती है। थोड़ी देर बाद आदित्य वहां से लौट जाता है। अगली सुबह वो फिर आता है। पूजा वही काम कर रही होती है, ईंटों के लिए मिट्टी तैयार करना। उसे देखते ही वो फिर दुपट्टा ओढ़ लेती है। पूजा रोज अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटाती थी। तीसरे दिन आदित्य आता है, लेकिन पूजा कहीं नजर नहीं आती। न उसके माता पिता दिखते हैं, न वो खुद। वो पूरे भट्टे में ढूंढता है, पर कुछ पता नहीं चलता। उदास होकर वो ऑफिस लौटता है, ऐसी चलाता है और थोड़ी देर आराम करता है। शाम को वह फिर पूजा को ढूंढने जाता है। जहां वे खाते सोते थे, हर जगह देखता है, लेकिन वो नहीं मिलती। 10 दिन तक यही होता रहता है। वो रोज आता है और मायूस लौट जाता है। 11वें दिन आखिरकार वो उसे वही काम करते हुए देख लेता है। आदित्य बहुत खुश होता है और पास जाकर पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पूजा शांत स्वर में कहती है। कहीं नहीं, हम तो यही काम कर रहे थे। आदित्य कहता है, मैं तो रोज आता था, पर तुम दिखाई नहीं दी। तभी पूजा के माता पिता मोहनलाल और शीला देवी वहां आ जाते हैं और आदित्य को नमस्ते करते हैं। वे जानते थे कि वो सेठ जी का बेटा है, इसलिए पूरा सम्मान देते हैं। आदित्य पूछता है, आप लोग यहां कब से काम कर रहे हैं? मोहनलाल कहते हैं, छोटे मालिक, हमें यहां काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। फिर आदित्य पूजा के बारे में पूछता है। वे बताते हैं, ये हमारी बिटिया है। आदित्य कहता है, बहुत मेहनती है, पूरे मन से काम करती है। यहां की लड़कियां इतना काम करती है और हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी ठीक से नहीं गूंथ पाती। ये तो भारी मिट्टी मसलती रहती है। माता पिता गर्व से कहते हैं, हां छोटे मालिक, बहुत मेहनत करती है। आदित्य मुस्कुराकर कहता है, आपकी बेटी वाकई बहुत अच्छी है। इतना सुनकर पूजा हल्की मुस्कान के साथ अंग्रेजी में बस 2 शब्द कहती है, थैंक यू। होशियार है, सच में, ये लड़की तो कमाल की है। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। इसके बाद वो रोज उसके पास आने लगता है और घंटों उससे हल्की फुल्की बातें करता रहता है, कभी काम की, कभी जिंदगी की। धीरे धीरे दोनों की नजरों में ही एक दूसरे के लिए भावनाएं पनपने लगती है। कुछ दिनों के लिए आदित्य अपनी बहन से मिलने अलीगढ़ चला जाता है, जो वहां पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन बाद वो लौटता है। चौथे दिन भट्टे पर पहुंचते ही वो सीधे पूजा के पास जाता है। आज पूजा थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वो पूछती है, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? आदित्य हंसकर कहता है, बताने की क्या जरूरत थी? पूजा कहती है, नहीं, यहां आपका कोई इंतजार कर रहा था। आदित्य पूछता है, कौन? वो हल्के से कहती है, एक लड़की, यही काम करने वाली। आदित्य समझ जाता है और पूछता है, क्या सच में तुम मेरा इंतजार कर रही थी? पूजा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, मैंने तो तुम्हारा 10 दिन इंतजार किया था। तब तुम कहाँ थे? वो बताती है, हमें दूसरे भट्टे पर भेज दिया गया था। वहां काम ज्यादा था, इसलिए 10 दिन यहां नहीं थे। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था। आदित्य भी सच बता देता है, मैं अपनी बहन से मिलने गया था। उसकी शादी की बातें चल रही हैं। पूजा पूछ बैठती है, आपकी शादी कब होगी? आदित्य मजाक में कह देता है, मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। ये सुनते ही पूजा की आंखें भर आती है, जैसे कोई कीमती चीज उससे छिन गई हो। आदित्य उसकी हालत देखकर पास आता है और कहता है, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रहा था। पूजा धीमे से कहती है, नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे। आदित्य गंभीर होकर कहता है, मैं तुम्हारे सिर की कसम खाकर कहता हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। पूजा जवाब देती है, मैं कौन होती हूं जिसकी आप कसम खा रहे हैं? आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, शायद तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और गले लग जाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि वे कहाँ खड़े हैं या कोई देख रहा है या नहीं। कुछ मिनट तक वे यूं ही चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी पूजा की मां शीला देवी वहां आ जाती है। उन्हें देखकर वो हल्की सी खटपट की आवाज करती है ताकि दोनों समझ जाए। आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत अलग हो जाते हैं। शीला देवी आदित्य से कहती है, साहब, आप यहां क्यों आए हैं? तेज धूप है, मजदूरों के बीच यूं खड़ा रहना ठीक नहीं। आप अपने ऑफिस में जाकर बैठिए। आदित्य वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शीला देवी पूजा को सख्त समझाती है, बिटिया, ये बड़े लोग होते हैं, इनके चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। हम लोग इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर सेठ जी को जरा सी भी खबर लग गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीनों को जिंदा भट्टे में झोंक दिया जाएगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। इसी डर की वजह से यहां कोई अपनी जवान बहू या बेटी को लेकर नहीं आता। हमें तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए तुम्हें यहां लाए। लेकिन पूजा, अगर तुमने भी ऐसा किया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम आदित्य से बात करती हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग। अपनी हद में रहो बेटी, आगे से बहुत सावधान रहना। ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। पूजा ने जिंदगी में पहली बार प्यार किया था, लेकिन डांट फटकार के साथ उसी पल उस पर रोक लगा दी गई, उस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। उधर आदित्य का हौसला और बढ़ गया। वो गाड़ी लेकर बाजार गया, पूजा के लिए नए कपड़े और तोहफे खरीदे, सब एक सूटकेस में रखे और अगली सुबह उसके सामने पहुंच गया। आज पूजा उदास थी। आदित्य बात करना चाहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो पूछता है, क्या कल की बात से तुम नाराज हो? और सूटकेस दिखाते हुए कहता है, देखो, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूं। पूजा गुस्से और डर में कहती है, छोटे मालिक, प्लीज मेरे पास मत आइए। मां ने हमें देख लिया था, मुझे बहुत सुनना पड़ा। अगर आपके पिताजी को पता चल गया तो वे हम सबको मार देंगे। आपको कुछ नहीं होगा, पर हमें नहीं छोड़ेंगे। हाथ जोड़कर विनती है, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझसे बात मत कीजिए। तभी पूजा की मां भी आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पेट पर लात मत मारिए। 20 साल से यही मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं। बड़े मालिक को खबर हुई तो वे गलती नहीं देखेंगे। मेहरबानी करके हमारी बेटी का पीछा छोड़ दीजिए। आपके लिए तो पूरी दुनिया है। वो रो पड़ती है। ये सब सुनकर आदित्य टूटे मन से अपने ऑफिस लौट जाता है। पूजा भी फूट फूट कर रोने लगती है। आज उसके प्यार का अंत हो गया था।
शाम को आदित्य घर पर माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है। वो कहता है, पापा, मुझे शादी करनी है। सेठ प्रमोद तिवारी हंसते हैं, कर लो बेटा, मैंने कब मना किया? आदित्य गंभीर होकर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। सेठ जी पूछते हैं, कोई लड़की पसंद कर ली है? आदित्य झिझकते हुए कहता है, हाँ, लेकिन वो गरीब परिवार से है। सेठ जी कहते हैं, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमें दहेज की जरूरत नहीं। आदित्य आगे बताता है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। सेठ जी कहते हैं, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम किसी अनपढ़ लड़की से शादी करो? आदित्य समझाता है, वो अनपढ़ नहीं है, 12वीं पास है और बहुत समझदार व हुनरमंद है। सेठ जी मुस्कुराते हैं, और कुछ खास? आदित्य कहता है, वो हमारे ईंट भट्टे पर काम करती है। ये सुनते ही सेठ प्रमोद तिवारी चौंक जाते हैं। गुस्से में खड़े होकर पूछते हैं, किस भट्टे पर? आदित्य जवाब देता है, उसी भट्टे पर जहां मेरा ऑफिस है। नाम क्या है? पूजा। सेठ जी तुरंत मुंशी चंद्रमोहन को फोन करते हैं, अभी भट्टे जाओ। मोहनलाल, उसकी पत्नी शीला देवी और बेटी पूजा, तीनों को फौरन मेरे घर लाओ। घर में हंगामा मच जाता है। आदित्य की मां कहती है, मैंने पहले ही कहा था, उसे भट्टे पर मत भेजो। किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। शहर में पढ़ाया, वहां कोई पसंद नहीं आई, और अब भट्टे की मजदूर से शादी करेगा। सेठ प्रमोद तिवारी गुस्से में कहते हैं, बस करो, थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। इधर मुंशी चंद्रमोहन भट्टे पर पहुंचकर कहता है, सेठ जी ने आप सबको घर बुलाया है, आप सब सेठ जी के घर चलिए। इतना सुनते ही सब समझ जाते हैं कि वही हो गया जिसका उन्हें डर था। पूजा की मां शीला देवी मुंशी जी के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मुंशी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुंशी जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मामला क्या है? तब वे पूरी बात बताते हैं कि पूजा निर्दोष है, छोटे मालिक ही रोज उसके पास आते थे। अब न जाने किसने सेठ जी को सब बता दिया। शीला देवी हाथ जोड़कर कहती है, किसी तरह हमें बचा लीजिए, हमें यहां से निकाल दीजिए, हम गांव छोड़कर दूर चले जाएंगे। मुंशी जी कहते हैं, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। सेठ जी ने मुझे छोटे मालिक की देखरेख के लिए भेजा था, मेरी नाक के नीचे ये सब हो गया। अब चलो, जो होगा देखा जाएगा। वे डरते हैं तो मुंशी जी ढाढ़स देते हैं, जान से तो नहीं मारेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रात करीब 11 बजे चारों सेठ जी की कोठी पहुंचते हैं। सामने आते ही शीला देवी सेठ प्रमोद तिवारी के पैरों में गिरकर रोती है, मालिक, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। सेठ जी मोहनलाल से कहते हैं, जरा अपनी पत्नी को उठाइए और सब लोग शांत रहिए। फिर वे पूजा से पूछते हैं, बेटी, सच बताओ, तुम उससे प्रेम करती हो या वह तुमसे? सजा किसे मिलनी चाहिए? पूजा तुरंत कहती है, इनकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। आदित्य बीच में बोल पड़ता है, नहीं पिताजी, ये झूठ कह रही है, गलती मेरी है, मैं ही उसके पास जाता था, इन्हें सजा मत दीजिए। ये सुनकर सेठ प्रमोद तिवारी मुस्कुरा देते हैं। वे अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं, यही वो लड़की है, देखो कैसी है। आदित्य की मां पूजा को देखकर कहती है, बहुत सुंदर है। सेठ जी कहते हैं, बस बात खत्म, ये लड़की सुंदर ही नहीं, मेहनती और पढ़ी लिखी भी है। मोहनलाल और उनकी पत्नी को मैं 20 साल से जानता हूं, ईमानदार और वफादार है, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। लगता है पूजा और आदित्य एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और खुश रहेंगे। हमें और क्या चाहिए? बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। पूजा के माता पिता भावुक होकर कहते हैं, सेठ जी, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हम जीवन भर आपके लिए मुफ्त में काम करेंगे। सेठ जी हंसकर कहते हैं, अरे मोहनलाल, आज तो तुम मेरे समधी हो, ऐसी बातें मत करो। इसके बाद आदित्य और पूजा की धूमधाम से शादी होती है।
पूजा अपनी आगे की पढ़ाई भी फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों, आपको सेठ प्रमोद तिवारी और आदित्य तिवारी के फैसले कैसे लगे? सेठ जी ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।